नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब पर, श्री गौतम स्टेनो इंस्टीट्यूट पर। आज हम आपके लिए एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड और एसएससी ना कहते हुए हर एक एग्जाम जिसमें 800 से 900 शब्द का डिक्टेशन आता है वह लेकर के आए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं और बार बार अभ्यास के बाद इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो आप अपनी शॉर्ट हैंड को काफी मजबूत बना सकते हैं। चलिए, सभी दोस्तों से निवेदन है, सबसे पहले शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके सामने आज की पहली डिक्टेशन रखने जाते हैं। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज का पहला डिक्टेशन। गति 85 से 90 शब्द प्रति मिनट। लिखिए, मान्यवर, जिसने भी गांधी जी की शिक्षाओं का गहराई से अध्ययन किया है, उसने इस बात पर अवश्य चिंतन किया होगा कि यदि आज गांधी जी भारत में आए तो उनकी बौद्धिक, नैतिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी। निश्चित ही उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस असीम उत्साह और आशावादिता ने उन्हें और कांग्रेस में उनके समकालीन सहयोगियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था, वह गलत थी। पैराग्राफ। स्वतंत्रता के बाद जिस सामाजिक आर्थिक क्रांति की उन्होंने कल्पना की थी, उसे सिर्फ सार्वजनिक मंचों पर दिए गए भाषणों के अलावा व्यावहारिक रूप से हमेशा के लिए भुला दिया गया। आर्थिक समानता के बजाय असमानता की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और वित्तीय शक्ति का केंद्रीयकरण भी बढ़ता जा रहा है। संविधान द्वारा निंदित और गांधी जी की वसीयत के प्रभाव में बनाए गए विशेष अधिनियमों के बावजूद हमारे यहाँ जाति प्रथा बनी रही। कहीं कहीं तो इसकी जड़ें और मजबूत हुई हैं। महिलाओं के स्थिति में सुधार और उनकी स्वतंत्रता की उन्होंने जो वकालत की थी वह एक दिवा स्वप्न ही रह गया है। केवल समाज के वर्ग में इस क्षेत्र में थोड़ा बदलाव देखने में आया है। पैराग्राफ। भूमि और काश्तकारी संबंधी सुधार किसी छलावे से अधिक नहीं साबित हुए हैं। आज भी शिक्षा, शारीरिक श्रम करने वालों और पढ़े लिखे तबकों के बीच खाई बनाए रखने का माध्यम बनी हुई है। घोषित उद्देश्यों के सर्वथा विपरीत ग्राम्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कृषि विकास कार्यक्रमों, साख एवं अन्य सहकारी सेवाओं, सामुदायिक विकास, पंचायती राज और अन्य कार्यक्रमों से सिर्फ धनिकों को ही लाभ हुआ है। पैराग्राफ। जैसा कि गांधी जी के समय में होता था, गांव में रहने वाले 8% से अधिक लोग आज भी
तुलनात्मक रूप से जड़ता की स्थिति में बने रह गए हैं। भूमि और गांव के आधे गरीब लोगों की स्थिति आज उसे कुछ ज्यादा ही बदतर हो गई है, जितनी आज से 25 वर्ष पूर्व थी। गांधी जी के शब्दों में ये वे जुबान अधभूखे लाखों लोग हैं। यह निर्विवाद है कि वे श्रेष्ठतर स्थितियों में तो नहीं ही हैं। पैराग्राफ, निस्संदेह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति ने जिस पर आज भी काबू नहीं पाया जा सका है, गांधी की भविष्यवाणियों और ईमानदार अनुमानों को बहुत हद तक सफल सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सवाल यह है कि क्या गांधी जी ने जनसंख्या विस्फोट और पशु संख्या विस्फोट के परिप्रेक्ष्य में अपने गर्भ निरोध और गौ पूजा संबंधी विचारों को परिवर्तित नहीं किया होता? चूंकि तर्क युक्त उदारता गांधी जी की चिंतन प्रक्रिया का मुख्य आधार थी, अतः इस बार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में उन्होंने इन बातों पर विशेष बल नहीं दिया होता तो उन्हें राजनीति के क्षेत्र में होने वाली सामान्य विफलता के चक्रीय प्रभाव के रूप में देखा होता। पैराग्राफ, स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राजनीति के विकास की गांधी जी ने अवश्य कठोरता से आलोचना की होती अगर उन्होंने इसमें निरंतर बढ़ती हुई अनैतिकता और भ्रष्टाचार को देखा होता तो उन्हें बहुत दुख होता। राजनीति और समाज के दूसरे लोगों ने आजकल काला धन कमाने की बढ़ती प्रवृत्ति ने एक कोढ़ का रूप ले लिया है। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में पतन का एक और दृश्य देखा होता। एक ओर तो हिंसा बढ़ रही है, बिना किसी विशेष तर्कपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य के दंगे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस की बर्बरता बढ़ रही है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हिंसक वारदातों और उस समय से भी अधिक बढ़ गई है जब अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष होते थे और तब भी हिंसा होती थी। तब तो गांधी जी ने हिंसा को नियंत्रित कर लिया था, जिसका कुछ श्रेय अंग्रेजों को भी रहा है। पैराग्राफ, उन्होंने संभवतः भारतीय राजनीति को रुग्णता को अपनी उस सिफारिश के औचित्य के रूप में स्वीकारा होता, जबकि आजादी के बाद उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस को राजनीति से अलग होकर समाज के विकास के लिए एक ऐच्छिक संगठन के रूप में कार्य करना चाहिए, जबकि नेहरू तथा अधिकांश कांग्रेसी नेताओं ने इस सलाह के विरुद्ध कार्य करना पसंद किया था। संभवतः गांधी के विचार के विरोध के पीछे यह दृष्टिकोण रहा होगा कि प्रजातंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है और कांग्रेस को, जो एक ऐसे विस्तृत संगठन के रूप में मौजूद है जो एक राष्ट्रीय दल का रूप ले सके, तोड़ा जाना ठीक नहीं होगा। यह विचार उचित भी था। कांग्रेस का
प्रभुत्व ने देश को पहले 10 वर्षों तक निस्संदेह एक सफल सरकार दी थी, किंतु उन्हीं 10 वर्षों में सामाजिक आर्थिक क्रांति का स्थगन स्वीकार किया जा चुका था। वह क्रांति जो गांधी, नेहरू और दूसरे लोगों की उच्च आशाओं को पूरा किए जाने के लिए अनिवार्य थी। यदि गांधी जी 25 वर्षों के बाद भारत लौट सकते तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता कि वह कांग्रेस आंदोलन के अन्य नेताओं सहित अति आशावादी थे। यह भी उतना ही निश्चित है कि वह अपने आधारभूत मूल्यांकनों से चिपके रहते, क्योंकि वे उनकी नैतिक मान्यताओं और उनके धर्म से संचालित थे। पैराग्राफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के विभिन्न पक्षों पर देश में गहन चर्चा हो रही है। यह शिक्षा नीति एक विस्तृत विचार विमर्श के बाद अस्तित्व में आई। इसका सबसे उत्साहजनक पक्ष यह है कि देश ने इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा है। शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के 7 दशकों के अनुभवों का भविष्य संदर्भित विवेचन इस नीति निर्माण का आधार बना है। स्टॉप। देखिए दोस्तों, 871 इस डिक्टेशन में शब्द थे और स्पीड भी मैंने ज्यादा कभी थोड़ा 85, 90, 95 मतलब एक परफेक्ट स्पीड नहीं बोली है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का एसएससी का प्री निकल चुका है या जो अभी देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में। और वैसे हर एक एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए स्टेट के एग्जाम्स में 5 मिनट का डिक्टेशन आता है या 6 मिनट का डिक्टेशन आता है। तो अगर आप इस लेवल की तैयारी करेंगे 871, आगे जाके मैं आपको 1000 वर्ड का भी डिक्टेशन दूंगा, 1100 वर्ड का भी दूंगा, जिससे कि आपको जो आपके 4 से 5 मिनट में 400-500 शब्द के जो डिक्टेशन होते हैं वो आसानी से आप कवर कर सकें। तो अगर आपसे ये डिक्टेशन अभी नहीं बना है तो बार बार लिखिएगा, कई बार लिखिए। नीचे हमारी वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं नए नए अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, सीपीसीटी के लिए। और मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर मुझे मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन से भी बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल अब हम चलते हैं दूसरी डिक्टेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, अब डिक्टेशन नंबर 2। अब यहां से आप गौर करेंगे, अभी जो डिक्टेशन थी वो गांधी जी के बारे में थी और गांधी जी ने कैसे कैसे क्या क्या कार्य किए। अब देखा, जब बच्चे लिखते हैं तो उसमें एक ही बात समझ में आती है क्या, कि जब आपको कोई भी समस्या आ रही हो डिक्टेशन लिखने में तो मोस्टली समस्याएं सर्वनाम में या फिर आपको उसकी आउटलाइंस बनाने में दिक्कत करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमको गौर करना है कि डिक्टेशन हमको गड़बड़ नहीं करनी है और डिक्टेशन में हमें परेशान नहीं होना है। चलिए, तो डिक्टेशन नंबर 2, गलती से इस पर 3 डल गया है। डिक्टेशन नंबर 2 अब हम फिर से लिखेंगे। इस डिक्टेशन की गति रहेगी लगभग 100 शब्द प्रति मिनट। मैं आपको पहले एक बार डिक्टेशन पूरा दिखा देता हूं जिससे कि आप देख पाए। 907 शब्द हैं, हम इसको टोटल टाइम से ही कंटिन्यूटी करके लिखेंगे। बस सभी बच्चों से इतना निवेदन है, अच्छे से लिखें, माइंड को शार्प करें। ऐसा ना सोचें कि बीच में छोड़ दें, अब हमसे नहीं बन रही, अब हमारा तो हुआ ही नहीं है, अब हम पे आ ही नहीं रहा, तो वही काम खराब हो जाएगा। चलिए, फिलहाल बिना टाइम को वेस्ट किए नेक्स्ट डिक्टेशन को लिखते हैं। लिखिएगा, रेडी। अध्यक्ष महोदय, निजीकरण की अवधारणा निजी स्वामित्व की बहुस्तरीय मात्रात्मकता प्रदर्शित करती है। यह संपूर्ण स्वामित्व के रूप में भी हो सकती है और साझा स्वामित्व के रूप में भी, अथवा इसका स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में निजी क्षेत्रों को प्रबंधन एवं
नियंत्रण का दायित्व सौंपकर सरकारी एकाधिकार को कम करने के रूप में भी हो सकती है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में धीरे धीरे निजीकरण के प्रभाव को महसूस किया जा रहा है। इसलिए अनिवार्यता शिक्षा के क्षेत्र में भी निजीकरण की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विकास एवं विस्तार का भारत राज्य पर बढ़ा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार सरकार अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार जनता के शिक्षा संबंधी अधिकारों को पुष्ट करेगी। सामाजिक विकास एवं आर्थिक क्षमता में लगातार वृद्धि के मद्देनजर सरकार के लिए 40 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना अपरिहार्य हो जाता है। साथ ही नागरिकों की उच्च शिक्षा के लिए भी उसे व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। इन सबके साथ एक और बात महत्वपूर्ण है कि सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से सचेष्ट रहना पड़ता है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता विद्यालय खोल रखे हैं। प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों का संचालन उसके द्वारा होता है और महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के द्वारा उच्च शिक्षा का प्रबंध भी वही करती है। परंतु धीरे धीरे इन संस्थाओं के वित्तीयन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। शिक्षा आयोग ने 1866 तक सकल राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की थी। यदि राष्ट्रीय आय में विकास की दर 6% तक पहुंच जाती है और जनसंख्या वृद्धि दर 1955 के मुकाबले 1985 में नियंत्रित होकर 2.1% प्रतिवर्ष तक जाती है, परंतु सकल राष्ट्रीय आय में वास्तविक विकास दर 1965 से 1985 तक मात्र 3.97% प्रतिवर्ष की सीमा ही छू सकी। संसाधनों की ऐसी किल्लत में विभिन्न प्रक्षेत्रों में राशि आवंटन ने अच्छी खासी प्रतियोगी जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी और उसमें शिक्षा प्राथमिकता सूची में अत्यंत नीचे आ गई। सरकार अब बहुत लंबे समय तक इस बोझ को ढो पाने में अपने को असमर्थ महसूस करने लगी है। इसलिए अब शिक्षा का निजीकरण ही इसका एकमात्र निदान बताया व समझा जा रहा है। ज्ञान का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और इसका संग्रह विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। परिणाम स्वरूप शिक्षा अब स्वयं के बाद उत्पाद बन गई है, जो कि मानव संसाधन विकास के लिए अनिवार्य है। निजी क्षेत्र जिसे ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, भी शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। विशेषकर तकनीकी क्रांति के बाद इसकी संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। संचार, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में हुए तकनीकी विकास के लिए एक सुनिश्चित एवं प्रभावी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति मात्र सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं से
संभव नहीं। निजीकरण की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की जा रही है कि वर्षों से राज्य प्रायोजित शिक्षा ने इस क्षेत्र को लगभग जन सेवा में परिवर्तित कर दिया है और विशेषकर इसके प्रत्यक्ष लाभान्वितों ने इसके महत्व को बहुत वरीयता नहीं दी है। अतः यदि शिक्षा देने के बदले उसकी संपूर्ण कीमत या आंशिक कीमत शिक्षा शुल्क आदि के रूप में वसूल की जाती है तो एक तो छात्र इसके महत्व को समझेंगे, दूसरे इसे गंभीरता से लेंगे, जिससे उनकी और शिक्षा दोनों की गुणवत्ता बढ़ेगी। निजीकरण का लक्ष्य ऐसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना है जो शिक्षा की कुल लागत वसूल करेंगे। इससे सरकार के अनुदानों में कमी आएगी और सरकार का घाटे का बोझ कम होगा। ऐसी संस्थाओं को पर्याप्त छूट होगी कि वे योग्य शिक्षकों को बेहतर वेतनमान पर भर्ती कर सकें। निजीकरण की इस प्रक्रिया में उन कारपोरेट क्षेत्रों से भी अधिक सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है जो इस प्रकार की संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त लोगों की सेवाएं प्राप्त करते हैं। विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में सरकार की सुविस्तृत गतिविधियों में बावजूद निजीकरण मुख्यतः विद्यालय स्तर पर ही हो रहा है। निजी विद्यालय जो निजी क्षेत्रों द्वारा पूर्णतः व्यावसायिक आधार पर चलाए जाते हैं, बड़े विडंबनापूर्ण ढंग से पब्लिक स्कूल कहे जाते हैं और इनमें संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जाती है। निजी क्षेत्र की इन गतिविधियों में धार्मिक संस्थाएं एवं न्यास भी संलग्न हैं जिन्हें किसी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं मिलता, जैसे डीएवी प्रबंधन, सनातन धर्म फाउंडेशन आदि। परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाएं निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित हैं, किंतु उन्हें पर्याप्त सरकारी एवं गैर सरकारी अनुदान मिलते हैं। 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षण संस्थाओं पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक संस्थाओं में जो संस्कार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित हैं, कुल क्षेत्रों के 3/4 निबंधित हैं। फिर भी उधर निजी प्रबंधन के अंतर्गत भी कई संस्थाएं विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं जिन्हें सरकार से 95% अनुदान मिलता है। शिक्षा का सारा व्यय भार अब सरकार वहन नहीं कर सकती। सरकार पर सारी निर्भरता का अर्थ होगा शिक्षा पर सब्सिडी के रूप में सरकार का भारी व्यय, जो राजकोषीय स्थिति को बुरी तरह कुप्रभावित करेगा। कुल सरकारी सब्सिडी का 74% प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को दिया जाता है और 19% उच्च शिक्षा को। स्टॉप। चलिए देखो बच्चों, एक बात कह देना चाहता हूं कि एक जगह मैंने डिस्टर्ब 14 की जगह 40 बोल दिया था, तो आप लोग क्षमा करें। और भी कई सारे 1-2 शब्दों को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है जिनसे कि आप लोग एक्चुअल पीडीएफ से मिलान ना कर पाए। आपने अकॉर्डिंग टू डिक्टेशन क्या लिखा है, फिर आप उसको क्या पढ़ते हैं और उसको आप कैसे मिलाते हैं। तो देखिए ये 2 डिक्टेशन थे, स्पीड आपको ज्यादा लग सकती है, मैं मान सकता हूं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये एकदम से एक्चुअल एग्जाम वाली प्रैक्टिस होगी। लेकिन आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे सीरीज को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। कंटिन्यूस आपकी रोज शाम को 7 बजे क्लास होगी, इसी की सीरीज आगे चलेगी। लिखने का प्रयास करें। रिकॉर्डेड क्लास है, आप दिन भर कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप कम स्पीड में लिखना चाहते हैं शॉर्ट हैंड को, यानी कि अभी और ये जो स्पीड है और ये जो डिक्टेशन है एक अलग लेवल की है। अगर आप थोड़ा सा और शुरुआत से लिखना चाहते हैं तो आप सुबह 7 बजे फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैच हैं, जी हाँ। आपका सुबह कम स्पीड वाला बैच है 7 बजे से, और शाम को ये 7 बजे एक्चुअल स्पीड वाला बैच है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात बता देता हूं, नीचे लिंक दी हुई है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा,
मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वेबसाइट विजिट करें रेगुलर करंट अपडेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल अभी इतना ही, मिलेंगे कल सुबह 7 बजे, फिर कल शाम को 7 बजे।